एक औरत गहरी नींद में थी। वह अपनी टांगें फैलाकर एक जांच बेड पर शांति से लेटी हुई थी। उसके बगल में एक आदमी खड़ा था। वह एक सफल डॉक्टर और समाज में एक सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन अब वह बेहोशी की हालत में उसके मुंह में अपनी उंगली डाल रहा था। यह सब क्या हो रहा था? एक सफल डॉक्टर ने ऐसा भयानक काम क्यों किया? और गहरी नींद में सो रही इस औरत के साथ क्या हुआ था? मैं आपको अब एक चौंकाने वाली सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। कृपया पहले से ही लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम जयंत है। मैं 42 साल का प्लास्टिक सर्जन हूँ। बाहर से मैं एक सफल डॉक्टर हूँ। मैं दिल्ली के पॉश इलाके में काफ़ी बड़ा प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक चलाता हूँ और मेरी सर्जिकल स्किल्स को मान्यता प्राप्त है। हालांकि मैं अब आपको अपनी कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसी अपरिवर्तनीय गलती की है। ये सब मेरी तीव्र यौन इच्छा से शुरू हुआ। ये अजीब लग सकता है, लेकिन मेरी यौन इच्छा बहुत मजबूत थी। मेरी पत्नी श्वेता और मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे। शुरुआत में हमारा रिश्ता जुनून भरा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, खासकर जब अस्पताल में काम बढ़ गया, सब कुछ बदल गया। श्वेता, जब भी मैं आज रात श्वेता के पास जाने की कोशिश करता, उसका जवाब हमेशा एक ही होता, माफ करना, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। मैंने पहले तो समझा क्योंकि मैं अस्पताल के काम की वजह से पूरे दिन भागदौड़ कर रहा था। मुझे पता था कि श्वेता को अस्पताल का प्रबंधन करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वह मरीजों से परामर्श से लेकर कर्मचारियों के प्रबंधन और मार्केटिंग तक सब कुछ कर रही थी ताकि मैं सर्जरी पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। लेकिन जब इनकार एक सप्ताह में फिर महीने में कई बार होने लगा तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। हम ऐसे कब बन गए? पहले ऐसा नहीं था। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम जिस गड़बड़ी में हो उसमें व्यस्त हो, और तुमने कहा कि तुम थकी हुई हो, तो तुम बार बार क्यों कहती हो कि तुम थकी हुई हो? जो तुम चाहती हो उसे करने का एक तरीका है। मैं तुमसे इतना सक्रिय होने के लिए नहीं कह रहा हूं। ओ, मैं सच में इस बारे में बात नहीं करना चाहती, बस सो जाओ। जब भी यह बातचीत दोहराई जाती तो मैं थोड़ा उदास महसूस करता। एक पति और एक पुरुष के रूप में मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती थी। मुझे आश्चर्य होता था कि क्या मैंने अपना आकर्षण खो दिया है या कोई और कारण है। एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैंने उससे बहस की। क्या मैं एक पुरुष के रूप में आकर्षक नहीं हूं, या मैंने कुछ गलत किया है? ऐसा नहीं है, मैं बस सच में बहुत थकी हुई हूं। तुम क्यों नहीं समझते? मैं 1 या 2 दिन से थकी हुई नहीं हूं, ये तो महीनों से हो रहा है। ओह, मुझे सच में गुस्सा आता है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम्हें बस बाहर ही इसे सुलझा लेना चाहिए। श्वेता ने जो शब्द कहे, मैं इसे बाहर ही सुलझा लूंगी, वे मेरे दिल में अटक गए। बेशक मुझे पता था कि वह गुस्से में थी, लेकिन फिर भी दर्द हुआ। जैसे जैसे ये नाराज़गी की भावनाएं बढ़ती गईं, मैंने एक प्लास्टिक सर्जन के रूप में अपना रोज़मर्रा का जीवन जारी रखा। मैं हर दिन खूबसूरत महिला मरीजों से मिलता था। स्तन वृद्धि, लिपोसक्शन और लिफ्टिंग सर्जरी के लिए मरीजों के शरीर को देखना स्वाभाविक था, लेकिन कुछ समय बाद वह पल मुझे और भी उत्तेजित करने लगे। खासकर जब मैं स्तन की सर्जरी कर रहा होता था तो मुझे बेहोश मरीज के परफेक्ट शरीर को देखकर एक अजीब सी भावना महसूस होती थी। बेशक एक विशेषज्ञ के रूप में मैंने कभी भी सीमा पार नहीं की, लेकिन मेरे भीतर वर्जित कल्पनाएं मेरे दिमाग में आती रहीं। घर लौटने पर भी ऐसा ही था। जब भी मेरी पत्नी मैं थकी हुई हूँ कहकर फिर से मुंह मोड़ लेती थी, तो मैं दिन में देखी गई मरीजों के बारे में सोचता रहता था। मुझे इसके लिए खुद से नफरत होती थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता था। है डॉक्टर साहब, आप इन दिनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप पहले जैसे नहीं हैं। मुझे लगता है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने मुझ में आए बदलाव को नोटिस कर लिया था। मुझे लगता है कि मैं सामान्य से ज़्यादा संवेदनशील और तनावग्रस्त था। फिर एक शाम श्वेता द्वारा फिर से ठुकराए जाने के बाद मैं अकेला शराब पी रहा था और मैंने सोचा, मैं ऐसे नहीं जी सकता, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। तब मुझे पता नहीं था कि वह रास्ता मेरे जीवन को पूरी तरह से तबाह कर देगा। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तभी शुरू हो गया था। मैं दबी हुई इच्छा से विस्फोट करने के कगार पर था। एक व्यक्ति मेरे पास भाग्य की तरह आया, लेकिन उस व्यक्ति से मिलने तक मुझे वास्तव में पता नहीं था कि श्वेता कितना संघर्ष कर रही थी। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में मरीजों का सामना कर रहा था, तब श्वेता वास्तव में पूरी ताकत से अस्पताल चला रही थी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक श्वेता का दिन बिना रुके चलता था। मुझे मरीजों के कॉल का जवाब देना पड़ता था, अपॉइंटमेंट मैनेज करना पड़ता था
कर्मचारियों के शेड्यूल का समन्वय करना पड़ता था, मार्केटिंग कंपनियों से मिलना पड़ता था, और यहाँ तक कि जब मैं शाम को घर लौटता था तो मुझे अस्पताल की वेबसाइट का प्रबंधन करना और अगले दिन के लिए सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करनी पड़ती थी। डार्लिंग, कल मेरी विज्ञापन कंपनी के साथ मीटिंग है, क्या तुम लंच के दौरान समय निकाल सकती हो? ओह ठीक है, मैंने बस एक अस्पष्ट जवाब दिया। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि श्वेता इन सब की वजह से कितनी तनावग्रस्त और थकी हुई थी। मेरा सिर मेरी अपनी हताशा से भरा हुआ था। शाम को यह खासकर बुरा होता था जब श्वेता अपना लैपटॉप चालू करती थी और अपने अस्पताल का काम जारी रखती थी, तो मैं चुपके से उसके बगल में जाकर कहता, श्वेता, क्या हम ये कल नहीं कर सकते? बस 1 मिनट रुको, हमें इसे खत्म करना होगा और कल सुबह कर्मचारियों को रिपोर्ट करना होगा। तो ये हर दिन ऐसा ही होता है, हमें कब समय मिलेगा? अरे अब इस बारे में बात मत करो, मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हूँ। हर बार ऐसा होने पर मैं अपने कमरे में चला जाता और अंदर ही अंदर गुस्सा होता था। मुझे लगता था कि जब मैं इसे बर्दाश्त कर रहा था तब कोई भी मुझे बिल्कुल नहीं समझता था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सच में स्वार्थी था। मेरे पति मेरे एक डॉक्टर के रूप में सफल होने और अस्पताल के सफल होने में मेरी मदद करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी पत्नी से यौन ज़रूरतों को पूरा करने की मांग कर रहा था। लेकिन उस समय मुझे ये पता नहीं था। नहीं, मैंने कोशिश की होगी कि मुझे पता न चले। मेरी यौन हताशा ज़्यादा थी। उस स्थिति में मैंने दूसरी जगहों पर सांत्वना तलाशनी शुरू कर दी। जब मैं अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा था, खासकर जब मैं युवा और खूबसूरत महिला मरीजों को देखता था, तो मुझे अजीब कल्पनाएं आने लगती थीं। है डॉक्टर साहब, स्तन की सर्जरी के बाद मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कब वापस आ पाऊंगी? एक मरीज ने, जो लगभग 25 साल की लग रही थी, मुझसे पूछा। यह स्तन वृद्धि सर्जरी के लिए परामर्श था, और जैसे ही मैंने उसके शरीर को देखा, अचानक मेरे मन में एक विचार आया। सर्जरी के बाद मेरा शरीर कैसे बदलेगा? बेहोश होने पर वह कैसी दिखेगी? बेशक मैंने एक विशेषज्ञ की तरह शांत और संयमित होकर समझाया, सर्जरी के बाद आपको लगभग 1 सप्ताह तक ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। आपको लगभग 1 महीने तक जोरदार व्यायाम से बचना चाहिए। लेकिन अंदर अजीब कल्पनाएं मेरे दिमाग में घूमती रहीं। मुझे इसके लिए खुद से नफरत होती थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब मुझे घर पर बार बार ठुकराया जा रहा था तो मैं खुद को रोक नहीं पाता था। घर लौटने पर भी ऐसा ही था। जब श्वेता फिर से थकी हुई हूँ कहकर मुंह मोड़ लेती थी, तो मैं दिन में देखी गई मरीजों के बारे में सोचता रहता था। मैं अकेले शॉवर में उन तस्वीरों से खुद को सांत्वना देता था। है डॉक्टर साहब, क्या आप इन दिनों बहुत थके हुए लग रहे हैं? नर्स किम्मी ने कहा। हाँ, कुछ नहीं, इन दिनों बहुत सारी सर्जरी हुई हैं। क्या घर पर कुछ चल रहा है? आप पहले से ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं, और मुझे लगता है कि कर्मचारियों ने मुझ में आए बदलाव को नोटिस कर लिया था। मुझे लगता है कि मैं सामान्य से ज़्यादा बार चिड़चिड़ा हो जाता था और छोटी छोटी बातों पर घबराहट से प्रतिक्रिया करता था। इसके विपरीत एक और जोड़ा था जो लगन से जीवन जी रहा था। वे थे मिनी और तेजस। बेशक मुझे उस समय यह भी पता नहीं था कि वे मौजूद हैं। मिनी एक खूबसूरत 29 साल की महिला थी। वह अपने पति तेजस के साथ एक छोटा मसाज पार्लर चलाती थी। हाँ, तेजस बुकिंग लेने और काउंटर पर भुगतान करने का काम करता था और मिनी खुद मसाज करने का काम संभालती थी। उनका मसाज पार्लर रात 2 बजे तक खुला रहता था। यह ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को काम के बाद आने की अनुमति देने के लिए था। मिनी की उत्कृष्ट मालिश कौशल और खूबसूरत उपस्थिति के कारण उसके काफ़ी नियमित ग्राहक थे। हालांकि मिनी के लिए यह बहुत मुश्किल रहा होगा। उसे सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक लगभग 16 घंटे काम करना पड़ता था। खासकर मालिश एक ऐसा काम है जिसमें बहुत शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। पूरे दिन ग्राहकों के शरीर की मालिश करने, भारी लोगों के पैर उठाने और इस तरह के मजबूर मार्च को जारी रखने के बाद मिनी धीरे धीरे थक गई। रात में वह इतनी थकी हुई होती थी कि सो नहीं पाती थी और अक्सर उसे सिर दर्द होता था। मिनी को ऐसे देखते हुए भी तेजस बस उससे ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहता था, क्योंकि व्यवसाय अच्छा चल रहा था। बेशक मुझे उस समय उनकी स्थिति के बारे में पता नहीं था, मैं बस अपनी ही चिंताओं में लीन था। लेकिन भाग्य सच में अजीब है।
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अपनी अपनी चिंताओं के साथ जल्द ही मिलेंगे। मुझे पता नहीं था कि वह मुलाकात सब कुछ बदल देगी। वह दिन भी किसी और दिन जैसा ही था। सर्जरी का शेड्यूल तंग था और आखिरी मरीज को खत्म करने के बाद रात के 8 बज चुके थे। मेरी गर्दन और कंधे दुख रहे थे। घंटों तक एक ही स्थिति में खड़े रहने के बाद मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था। हे डॉक्टर साहब, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। नर्सें अलविदा कह रही थीं और काम छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थीं। मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मेरा मन नहीं था। अगर मैं घर जाता भी तो श्वेता फिर से अस्पताल के काम में व्यस्त होती और मैं बस अफसोस महसूस करते हुए अकेला सो जाता। तभी अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैंने देखा था कि अस्पताल के पास एक मसाज पार्लर था। मुझे आमतौर पर इसमें दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस दिन मैं जाना चाहता था। तो चलो एक मालिश करवाते हैं। मेरा शरीर थका हुआ था और यह वास्तव में एक बहाना था। घर जाना बस आसान था। मसाज पार्लर अस्पताल से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। उस पर एक साइन लगा था जिस पर लिखा था हीलिंग मसाज। ये एक बड़ी दुकान नहीं थी, लेकिन हल्की रोशनी ने माहौल को अच्छा बना दिया था। जब मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो काउंटर पर एक आदमी था जो 30 के दशक के शुरुआती दौर का लग रहा था। मुझे बाद में पता चला कि वह तेजस था। नमस्ते, आपका स्वागत है। तेजस ने एक चमकदार मुस्कान के साथ मेरा अभिवादन किया। क्या मुझे मसाज मिल सकती है? हाँ, बेशक। आप किस तरह की मसाज चाहेंगे? पूरे शरीर की मालिश, कंधों पर ध्यान केंद्रित करें, पैरों की मालिश, पूरे शरीर की। मेरी गर्दन और कंधे थोड़े दुख रहे हैं। ओह, मैं समझता हूँ। मैं आपको 60 मिनट का कोर्स दूंगा। कृपया थोड़ा इंतज़ार करें। मैंने तेजस को अंदर जाते और किसी से बात करते हुए सुना और थोड़ी देर बाद, ग्राहक कृपया यहाँ आए। तभी मैंने पहली बार मिनी को देखा। मैं इसका वर्णन कैसे करूं? वह पहली नज़र में एक सच में खूबसूरत महिला थी। वह लगभग 165 सेमी लंबी थी और उसके कंधे तक लंबे सीधे बाल थे। उसने एक सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके नीचे जो शरीर दिखाई दे रहा था वह सच में शानदार था, लेकिन कुछ अजीब था। इतनी खूबसूरत महिला होने के बावजूद उसकी अभिव्यक्ति बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका कुल मिलाकर लुक बहुत थकाऊ था। नमस्ते, मैं मिनी हूँ जो आपको मसाज देगी। उसकी आवाज़ नरम और अच्छी थी, लेकिन वो थोड़ी कमज़ोर लग रही थी। मुझे मसाज रूम में ले जाया गया। मैंने कपड़े बदले और मैं लेट गया। मिनी ने मुझे मसाज देना शुरू किया और उसका कौशल सच में बहुत अच्छा था। उसका स्पर्श कोमल लेकिन मजबूत था और मैं अपनी तनावपूर्ण मांसपेशियों को एक एक करके ढीला होते हुए महसूस कर सकता था। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। आप क्या करते हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाता हूँ। ओह, मैं समझती हूँ। ये इसलिए है क्योंकि आप सर्जरी करते समय लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहते हैं। मिनी ने मुझे मसाज देते हुए एक पेशेवर स्पष्टीकरण देना जारी रखा, लेकिन वह समय समय पर एक मालिश करती थी। हाँ, मुझे लगा कि वो इसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह सच में नींद में लग रही थी। मुझे लगता है कि वो बहुत थकी हुई होगी। जब मैंने उससे पूछा तो मिनी ने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया। माफ़ करना, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूँ कि मैं सुबह तक काम कर रही हूँ, तो मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं है। सुबह तक? हाँ, हम रात 2 बजे तक खुले रहते हैं ताकि ऑफिस जाने वाले कर्मचारी काम के बाद आ सकें। इसकी वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाती और मुझे अक्सर सिरदर्द होता है। जब मैंने मिनी की कहानी सुनी तो मुझे एक अजीब भावना महसूस हुई। मुझे इतनी खूबसूरत महिला के लिए अफसोस हुआ जो इतना कठिन जीवन जी रही थी, लेकिन साथ ही मैं किसी तरह उसकी मदद करना चाहता था। यह मुश्किल रहा होगा। अनिद्रा और सिर दर्द सच में दर्दनाक रहे होंगे। हाँ, यह सच में मुश्किल है। मैं थकी हुई थी लेकिन सो नहीं पा रही थी। मुझे सिर दर्द था और मैं अस्पताल जाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। तभी मेरे मन में एक विचार आया। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इस व्यक्ति की मदद कर सकता हूँ। बेशक शुरू में मेरा दिल सच में शुद्ध था। मैं एक डॉक्टर के रूप में उन लोगों की मदद करना चाहता था जो मुश्किल में थे। चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी दवा लिख सकता हूँ जो अनिद्रा और सिरदर्द में मदद कर सकती है। मिनी की आंखें चमक उठीं। सच में? तो मैं सच में आपकी सराहना करूँगी।
मसाज के बाद और कपड़े बदलने के बाद मैंने मिनी को अपना बिजनेस कार्ड दिया। ये मेरा कार्ड है, जब तुम्हें समय मिले तो अस्पताल आ जाना। मैं एक साधारण टेस्ट करूंगा और तुम्हारे लिए दवा लिख दूंगा। धन्यवाद, मैं सच में आपकी सराहना करती हूँ। मिनी ने मेरा बिजनेस कार्ड लेते हुए गुस्से में हंसी। वह पल सच में खूबसूरत था। जब उसकी थकी हुई अभिव्यक्ति एक पल के लिए गायब हो गई और उसने एक शुद्ध और उज्जवल मुस्कान दिखाई तो वह और भी आकर्षक लगी। घर जाते समय मैं मिनी के बारे में सोचता रहा। उसका खूबसूरत चेहरा, उसकी नरम आवाज और यहाँ तक कि उसकी संघर्षरत उपस्थिति, ये सब मेरे दिमाग में आता रहा। वह सच में संघर्ष करती हुई लग रही थी, लेकिन मैं उसकी मदद कर सकता था। उस समय मुझे लगता है कि मेरा दिल सच में शुद्ध था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तभी से कुछ अलग महसूस होना शुरू हो गया था। दबी हुई इच्छा और अकेलेपन की एक जटिल भावना। जब मैं घर पहुंचा तो श्वेता अभी भी अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। तुम कहाँ थे? तुम्हें देर हो गई है। मैं बस मसाज करवा रहा था। मेरे कंधे बहुत दुख रहे थे। ओह ठीक है, तुम थके हुए होगे, पहले सो जाओ। श्वेता ने स्क्रीन से अपनी आंखें हटाए बिना जवाब दिया। यह हमेशा की तरह वही प्रतिक्रिया थी, लेकिन वह रात अलग थी। बिस्तर पर लेटे हुए भी मैं मिनी के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसके नरम हाथ, उसकी सफ़ेद यूनिफॉर्म में उसका शरीर, और वह कैसे संघर्ष कर रही थी। क्या वो अस्पताल आएगी? क्या वो सच में मुझसे मिलने आएगी? और मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ये विचार मेरे सिर में घूमते रहे। तब मुझे पता नहीं था वह छोटी सी मुलाकात एक अपरिवर्तनीय खाई की ओर ले जाएगी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मुझे अभी भी मिनी से कोई खबर नहीं मिली थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने मेरा कार्ड फेंक दिया था या वह बस इतनी व्यस्त थी कि उसके पास समय नहीं था। मैं चिंतित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन एक दोपहर लगभग 1 सप्ताह बाद अस्पताल के डेस्क कर्मचारियों ने मुझसे कहा, हेड डॉक्टर साहब, मिनी आप आ गई हैं। कोई अपॉइंटमेंट नहीं था और मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। ओ, क्या तुम हो? कृपया मुझे जांच कक्ष में ले जाओ। हाँ, मैं समझता हूँ। थोड़ी देर बाद जांच कक्ष का दरवाजा खुला और मिनी अंदर आई। वह वैसी नहीं लग रही थी जैसी मैंने उसे मसाज पार्लर में देखा था। उसने एक साफ सुथरी एक टुकड़ा ड्रेस पहनी हुई थी और वो अभी भी खूबसूरत थी, लेकिन वो अभी भी थकी हुई लग रही थी। नमस्ते हेड डॉक्टर साहब, मैं आपके कहने पर आई हूँ। ओह मिनी, आपका स्वागत है। कृपया बैठें। मिनी कुर्सी पर बैठते ही ध्यान से चारों ओर देखने लगी। उसे चिंता थी कि कोई उसे सुन सकता है। असल में मैंने अपने पति को नहीं बताया। मैंने बस कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ओह, मैं समझता हूँ, ये ठीक है, लेकिन सबसे मुश्किल लक्षण क्या है? मिनी ने गहरी सांस ली। मैं सच में सो नहीं पाती। जब मैं सुबह काम खत्म करके घर जाती हूँ तो मेरा शरीर थक जाता है, लेकिन मैं सो नहीं पाती। मेरा दिमाग लगातार जटिल होता रहता है और जब मैं आखिरकार सो जाती हूँ तो मैं कुछ घंटों के लिए सो नहीं पाती और मुझे फिर से उठना पड़ता है। इसलिए मेरा सिर दुखता है और मेरा पूरा शरीर दुखता है। उसकी कहानी सुनते हुए मैंने मिनी को ध्यान से देखा। वह सच में थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए थे और उसका चेहरा थोड़ा पतला लग रहा था। ये बहुत मुश्किल रहा होगा। असल में इस तरह की गंभीर अनिद्रा और तनाव का इलाज नियमित दवा से करना मुश्किल है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मिनी की आवाज़ हताश लग रही थी। वह सच में हताश लग रही थी। तभी मेरे मन में एक विचार आया। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यह सच में एक शैतानी विचार था। मिनी, मैं ईमानदार रहूँगा। इस तरह की गंभीर अनिद्रा और तनाव के लिए नींद लाने वाली दवाएं सबसे प्रभावी होती हैं। हालांकि इस तरह की दवाओं को आधिकारिक तौर पर लिखना थोड़ा मुश्किल है। कई टेस्ट करने होते हैं और रिकॉर्ड रखे जाएंगे और मेरे पति को बीमा की वजह से पता चल सकता है। मिनी का चेहरा काला पड़ गया। ओह, मुझे क्या करना चाहिए? यह सच में सीमा है। मैं अब ऐसे नहीं जी सकती। उस पल मैंने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं वापस नहीं ले सकता था। अगर तुम अनौपचारिक रूप से मेरी मदद करती हो तो यह संभव है, लेकिन उस मामले में हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? मिनी ने हताश आंखों से मेरी ओर देखा। मुझे दवा देने के बदले में मुझे भी कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो मेरी मदद कर सके। माहौल अचानक भारी हो गया। मिनी को कुछ हद तक समझ में आ गया था कि मेरा क्या मतलब था। इसका क्या मतलब है? जैसा कि तुम जानती हो मिनी, मैं भी इंसान हूँ। मेरी अपनी चिंताएं और इच्छाएं हैं।
घर पर उन चीज़ों से निपटना मुश्किल है और मिनी एक पल के लिए चुप रही। वह सोच रही थी, तुम सच में क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम दवा लो और जब तुम गहरी नींद में हो तो मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखो। मिनी अच्छी तरह से सो सकती है और मैं अपनी ज़रूरतों का ख्याल रख सकता हूं। यह एक हास्यास्पद प्रतिबंध था। अब पीछे मुड़कर सोचता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैं ऐसा कैसे कह सकता था, लेकिन मैंने उस समय अपना विवेक खो दिया था। मिनी लंबे समय तक चुप रही। मैं ठुकराए जाने के लिए तैयार था, लेकिन तुम कितनी गहरी नींद में सोती हो। तुम इतनी गहरी नींद में सोओगी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। जब तुम जागोगी तो तुम तरोताज़ा महसूस करोगी। और हेड डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ, मैं जो ज़रूरत होगी वो करूँगा, लेकिन इससे मिनी को कोई नुकसान नहीं होगा। यह बस मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लंबे समय तक चुप्पी रही। मिनी गहरी सोच में लग रही थी। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं रहेगा और इससे तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा? हाँ, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मैं चिकित्सकीय रूप से सुरक्षित खुराक का उपयोग करूँगा। मिनी ने आखिरी बार हिचकिचाया और एक छोटी सी आवाज़ में कहा, ठीक है, करो। मैं अब सच में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस पल मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव होगा। तो हमें यह कब करना चाहिए? क्या हम इसे अभी नहीं कर सकते? चूंकि मैंने अपने पति को बताया था कि मैं अस्पताल जा रही हूं, तो अभी ठीक है। मैं दूसरे कर्मचारियों को बता दूंगा कि मुझे विशेष इलाज मिल रहा है। मैंने एक नींद की गोली तैयार की। मैंने एक छोटी खुराक का उपयोग किया क्योंकि ये पहली बार था। अगर मैं बहुत देर तक सोता हूं तो ये अजीब हो सकता है। इस इंजेक्शन के बाद लगभग 30 मिनट तक गहरी नींद में सो। जब तुम जागोगी तो तुम सच में तरोताज़ा महसूस करोगी। ठीक है। मिनी जांच बेड पर लेट गई। वो इंजेक्शन के कुछ मिनट बाद ही गहरी नींद में सो गई और मैंने सच में वापसी की रेखा पार कर ली। मैंने ध्यान से मिनी की टोंगे फैलाई और उसके शरीर को करीब से देखा। वह सच में खूबसूरत थी। सफ़ेद त्वचा, परफेक्ट शरीर और उसके सबसे गुप्त हिस्से से एक शांत और स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी। मेरी सारी दबी हुई इच्छाएं एक पल में फट गईं। मैंने लार लगाई और उसके साथ सेक्स किया और आखिरकार कंडोम उतारकर उसके सफ़ेद सीने पर समाप्त किया। मैंने गुलाबी केंद्र और सफ़ेद सीने से उसे छेड़ा और फिर अपनी उंगली उसके मुंह में डालकर उसे साफ किया। मिनी 30 मिनट बाद जाग गई। ओह, क्या हो गया? हाँ, तुम अच्छी तरह से सोई। तुम कैसी हो? वाह, मैं सच में तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुए बहुत समय हो गया है। मिनी गुस्से में हौंसते हुए जाग गई। उसे कुछ भी याद नहीं था। हेड डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कब आ सकती हूँ? उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने वापसी की रेखा पार कर ली थी। लगभग 2 सप्ताह बाद मैं हर एक दिन मिनी के बारे में सोचता रहा। उस दिन की भावना, उस पल का रोमांच, सब कुछ मेरे दिमाग से कभी नहीं जाएगा। जब मैं श्वेता के साथ घर पर होता था और जब मैं अस्पताल में दूसरे मरीजों को देखता था तो मिनी मेरे दिमाग में आती रहती थी, लेकिन किसी कारण से मैं चिंतित भी था। मुझे चिंता थी कि कर्मचारियों ने अस्पताल में कुछ ऐसा नोटिस किया होगा या सीसीटीवी में कुछ अजीब पकड़ा गया होगा। फिर एक दिन मुझे मिनी से एक टेक्स्ट मिला, हेड डॉक्टर साहब, मैं फिर से इलाज करवाना चाहती हूँ। मेरी हालत तब से सच में बहुत अच्छी रही है, लेकिन मैं हाल ही में ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे वापस कॉल आएगा, लेकिन आप कब खाली हैं? मैंने जवाब दिया, क्या हम कल दोपहर मिल सकते हैं? ठीक है, लेकिन क्या हमें अस्पताल के अलावा कहीं और मिलना चाहिए? मुझे चिंता थी कि कर्मचारी कुछ अजीब सोच सकते हैं। असल में यह सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात थी। अस्पताल में इसे जारी रखना बहुत खतरनाक था। कहा, क्या हम किसी मोटेल में मिले? वह सबसे सुरक्षित जगह होगी। लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आने के बाद मिनी ने मुझे एक संदेश भेजा, ठीक है, कृपया मुझे पता बताएं। अगली दोपहर मैं अस्पताल के पास एक मोटेल में मिनी का इंतज़ार कर रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था। पहली बार घबराहट की एक और भावना थी। दरवाज़ा खुला और मिनी अंदर आई। इस बार वह एक छोटा बैग पकड़े हुए थी। नमस्ते हेड डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, लेकिन बैग में क्या है? मिनी ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। असल में शुरू में थोड़ा दर्द होता था, तो मैं मसाज ऑयल लाई हूँ। क्या ये ठीक है? उस पल मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे लगा कि मिनी ने खुद को तैयार कर लिया है, इसीलिए वह ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग ले रही थी।
ओह, मैं समझता हूँ, ये एक अच्छा विचार है और इस बार मैं तुम्हें थोड़ा ज़्यादा सोने दूंगा, कैसा रहेगा? हाँ, ठीक है, अगर आप गहरी नींद में सो सकते हैं तो यह बेहतर होगा, मिनी ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। मुझे अस्पताल में बेचैनी महसूस होती थी, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा आरामदायक महसूस होता है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। मोटेल की गोपनीयता ने मुझे और भी ज़्यादा आज़ाद महसूस कराया। इस बार मैंने दवा की खुराक बढ़ा दी ताकि तुम लगभग 3 घंटे तक गहरी नींद में सो सको। इस बार तुम थोड़ा ज़्यादा सोओगी। ये शायद लगभग 3 घंटे होगा, है ना? हाँ, ये ठीक होगा। असल में मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा। मिनी इंजेक्शन के कुछ ही देर बाद गहरी नींद में सो गई और इस बार हमारे पास सच में पर्याप्त समय था। अस्पताल में हमारे पास 30 मिनट की सीमा थी, इसलिए हमें जल्दी करना पड़ता था, लेकिन इस बार हम सब कुछ धीरे धीरे कर सकते थे। जब मैंने मिनी द्वारा लाए गए मसाज ऑयल को देखा तो मैंने देखा कि वह सच में अच्छा तेल लाई थी। ये एक उच्च गुणवत्ता वाला तेल था जिसमें एक सूक्ष्म खुशबू थी। सबसे पहले मैंने मिनी के शरीर के हर कोने को देखा, यहाँ तक कि उन हिस्सों को भी जिन्हें मैं अस्पताल में समय की कमी के कारण ठीक से नहीं देख सका था। उसका शरीर सच में परफेक्ट था। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती थी, और जिस बात ने मुझे हैरान कर दिया वो यह था कि मिनी ने अपने निचले हिस्से को वैक्स करवाया था। ये पहली बार की तुलना में बहुत साफ और चिकना था। लाल और सफ़ेद हिस्से सच में स्वादिष्ट लग रहे थे। हमने उस पर खीरा फैलाकर पहली बार संभोग किया। ये सच में नरम और अच्छा था। सबसे बढ़कर मुझे यह तथ्य पसंद आया कि मैं वह सब कुछ कर सकता था जो मेरी पत्नी मेरे लिए नहीं करती थी या नहीं कर सकती थी। मैं उन सभी इच्छाओं को बाहर निकाल सका जिन्हें मैंने दबा दिया था। लेकिन दूसरी ओर मुझे अफसोस महसूस हुआ। मिनी गहरी नींद में थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। ऐसा लगा जैसे मैं एक गुड़िया के साथ संभोग कर रहा हूँ। लेकिन जब हमने खत्म कर दिया तब भी बहुत समय था और मेरी इच्छा पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। लगभग 2 घंटे आराम करने के बाद इच्छा वापस आ गई। चूंकि 3 घंटे थे, मैंने सोचा कि मैं इसे एक बार और कर सकता हूँ। हमने दूसरा संभोग शुरू किया और कुछ अजीब हुआ। मिनी थोड़ी जागने लगी। वह पूरी तरह से जाग नहीं रही थी, लेकिन वह आधी बेहोश थी। हाँ, उसने एक छोटी सी कराहट निकाली और तभी मिनी के शरीर ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। पहली बार वह पूरी तरह से सोई हुई थी और बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, लेकिन इस बार यह अलग था। उस पल रोमांच अवर्णनीय था। बेहोशी की धुंधली अवस्था से बाहर आने वाली कराहट और मेरे शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं, सब कुछ इतना उत्तेजक था। मुझे वे कराहटें इतनी पसंद आईं कि मैं और भी हिंसक रूप से हिलने लगा। एक दूसरे से टकराती हुई मांस की आवाज़ चावल के केक को पीटने की आवाज़ की तरह लग रही थी और उसका सफ़ेद तरल वहाँ से बहना शुरू हो गया। उसके निचले पेट और जांघों में थोड़ी मजबूती आई और प्रतिरोध की भावना और भी ज़्यादा उत्तेजक थी। मैंने उसके स्तनों को पकड़ा और हिलना जारी रखा। मैंने दूसरे रिश्ते को उसी तरह से समाप्त किया। मैंने मिनी के स्तनों पर समाप्त किया, उनके साथ उसके गुलाबी स्थान को सहलाया और अपनी उंगली से उसके मुंह में इसे साफ किया। 3 घंटे बाद मिनी पूरी तरह से जाग गई। वाह, वह सच में गहरी नींद में सोई। मुझे इतनी गहरी नींद आए बहुत समय हो गया है। मिनी को कुछ भी याद नहीं था। उसने बस कहा कि उसे तरोताज़ा महसूस हो रहा है। उसकी हालत सच में अच्छी है, जैसा कि उम्मीद थी। हेड डॉक्टर साहब द्वारा दी गई दवा प्रभावी है। यह सौभाग्य की बात है। हालांकि अगर आप इस उपचार को बहुत बार करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है कि महीने में एक बार उचित होगा। आपको क्या लगता है? असल में मैंने भी सोचा कि अगर ऐसा बहुत बार हुआ तो ये खतरनाक होगा, और मैंने सोचा कि अगर ये महीने में एक बार हुआ तो ये और भी ज़्यादा हताश और रोमांचक होगा। ठीक है, महीने में एक बार काफ़ी है। अगर इतना असर हुआ तो मुझे एक अजीब संतुष्टि महसूस हुई जब मैंने मिनी को सच में संतुष्ट देखा। बेशक मुझे दोषी महसूस हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं अपनी अगली मुलाकात का इंतज़ार कर रहा था। तो मैं अगले महीने फिर से आपसे संपर्क करूँगा। हाँ, मैं इंतज़ार करूँगी। मिनी को उसका बैग लेकर जाते हुए देखकर मैं पहले से ही अपनी अगली मुलाकात के बारे में सोच रहा था। ये सोचकर मेरा दिल धड़क रहा था कि ये महीने में एक बार जारी रहेगा। तब मुझे पता नहीं था ये रिश्ता कितना खतरनाक होगा।
इस तरह मिनी और मैंने अपनी गुप्त मुलाकात शुरू की। हम महीने में एक गुप्त मुलाकात 22 बार ठीक उसी तरह मिलते थे और ये एक परफेक्ट बहाना था जिस पर किसी को शक नहीं था। हेड डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। एक दिन मिनी ने ईमानदारी से कहा, हाँ, यह सौभाग्य की बात है। मेरे पति इन दिनों सच में खुश हैं। मैं ज़्यादा उज्जवल हो गई हूँ और व्यवसाय अच्छा चल रहा है और सब कुछ सच में बेहतर हो गया है। जब मैंने यह सुना तो मुझे मिली जुली भावनाएं हुई। एक तरफ मुझे गर्व था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे दोषी महसूस हुआ। लेकिन उस समय मुझे लगा कि इस तरह का रिश्ता जारी रह सकता है। एक परफेक्ट संतुलन जहां कोई नहीं जानता, कोई चोट नहीं पहुंचाता और सब खुश हैं। मैं सच में भोला था। मुझे पता था कि दुनिया में कोई परफेक्ट अपराध नहीं है और झूठ एक दिन जरूर सामने आएगा। मुझे उस समय कोई अंदाजा नहीं था। जब हम 8वें महीने में दाखिल हुए तो कुछ बदलना शुरू हो गया। मिनी उस महीने में एक बार की मुलाकात का और भी ज्यादा उत्सुकता से इंतजार करने लगी। हेड डॉक्टर साहब, हम इस महीने कब मिल सकते हैं? आमतौर पर मैं उससे पहले संपर्क करता था, लेकिन इस बार मिनी ने मुझसे पहले संपर्क किया। वह तय समय से 1 सप्ताह पहले थी। क्यों? क्या कुछ खास था? नहीं, मैं बस इन दिनों सो नहीं पाती और मुझे सिर दर्द होता है और उसने बस उस दिन का इंतजार करना शुरू कर दिया। मैं मिनी की आवाज में उत्सुकता सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह उस मुलाकात के बिना इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये कुछ भी नहीं है, तो क्या हम इस सप्ताहांत मिले? सच में धन्यवाद। जब मैंने मिनी की खुश आवाज सुनी तो मुझे बिना एहसास हुए गर्व महसूस हुआ। मेरा मतलब है, उसे मेरी इतनी ज़रूरत थी, लेकिन साथ ही मैं थोड़ा चिंतित भी था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मिनी दवाओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो रही थी। मिनी, क्या तुम्हें अक्सर सोने में दिक्कत होती है? मैंने उस दिन जब हम मिले थे तो उससे पूछा। हाँ, ऐसा लगता है कि ये पहले से थोड़ा ज़्यादा है। मैं महीने में एक बार अच्छी तरह से सोने के बाद कुछ दिनों के लिए ठीक रहती हूँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है मैं फिर से सो नहीं पाती। मैं समझता हूँ अगर तुम इसे बहुत बार करती हो तो ये तुम्हारे शरीर के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये ठीक है। मैं इतना संभाल सकता हूँ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मिनी की बात में दम था। असल में उसकी हालत कुल मिलाकर बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन समस्या असल में कहीं और शुरू हुई। एक शाम जब मैं घर आया तो श्वेता एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बैठी थी। डार्लिंग, तुम अपनी अस्पताल की दवाओं का प्रबंधन कैसे कर रहे हो? अचानक सवाल से मेरा दिल बैठ गया। दवा प्रबंधन? तुम अचानक उस बारे में क्यों बात कर रही हो? आज स्वास्थ्य केंद्र से किसी ने दवा प्रबंधन की जांच की। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल की गई नींद की गोलियों की मात्रा थोड़ी अजीब थी। मुझे ठंडे पसीने छूट गए। मैंने सोचा नहीं था कि मिनी पर इस्तेमाल की गई दवाओं का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ओह, सच में? क्या अजीब था। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल की गई मात्रा रिकॉर्ड पर मरीजों की संख्या से थोड़ी ज़्यादा थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या कोई रिकॉर्ड गायब था। ओह, ये सच हो सकता है। मैं इसकी जांच करूंगा। मैंने बाहर से शांत होकर जवाब दिया, लेकिन अंदर मुझे ठंडे पसीने छूट रहे थे। शायद यह कुछ भी गंभीर नहीं है, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा। इन दिनों चिकित्सा कर्मचारी दवा प्रबंधन के बारे में बहुत संवेदनशील हैं। ठीक है, मैं कल जांच करूंगा। मैं उस रात सो नहीं पाया। मुझे चिंता थी कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। मुझे लगता है कि मैं अब तक बहुत लापरवाह था। अगले दिन जब मैं अस्पताल में रिकॉर्ड व्यवस्थित कर रहा था तो मैंने सोचा कि मुझे भविष्य में ज़्यादा सावधान रहना होगा। मैंने सोचा कि मुझे इस्तेमाल की गई दवा की मात्रा को कम करना होगा या कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। मिनी मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बार संपर्क करने लगी। हेड डॉक्टर साहब, क्या हम इस सप्ताह फिर से मिल सकते हैं? इस सप्ताह? हम पिछले सप्ताह मिले थे। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही हूँ और ईमानदार रहूँ तो मैं उस समय का इंतज़ार नहीं कर सकती। मिनी के शब्द ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार होते जा रहे थे। शुरुआत में उसने कहा कि यह सिर्फ चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए था, लेकिन अब मुझे लगा कि वह खुद मुलाकात चाहती थी। मिनी, अगर तुम इसे बहुत बार करती हो तो ये सच में खतरनाक है। यहाँ तक कि महीने में एक बार भी थोड़ा ज़्यादा है। तो क्या आप मुझे थोड़ी और दवा दे सकते हैं ताकि मैं ज़्यादा देर तक सो सकूं?
उस पल मुझे एहसास हुआ, मिनी सिर्फ दवा पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह इस रिश्ते की आदी थी। मिनी, मुझे लगता है कि ये थोड़ा खतरनाक है। हेड डॉक्टर साहब को भी ये पसंद है। मैं भी इसे महसूस कर सकती हूँ। हेड डॉक्टर साहब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मिनी ने निडरता से कहा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। यह सच था, लेकिन यह हम दोनों के लिए खतरनाक हो सकता था। बस थोड़ा और, कृपया। मिनी की हताश आवाज़ सुनकर मैं इनकार नहीं कर सका। नहीं, मैं इनकार नहीं करना चाहता था। तो महीने में एक बार की मुलाकात धीरे धीरे अनियमित हो गई। कभी कभी 2 सप्ताह में एक बार, कभी कभी 1 सप्ताह में एक बार, और हर बार मुझे ज़्यादा दवा का उपयोग करना पड़ता था। मिनी ज़्यादा देर और ज़्यादा गहरी नींद में सोना चाहती थी। इस बार कृपया मुझे थोड़ा ज़्यादा सोने दें। 4 घंटे नहीं, 1 घंटा। 5 घंटे बहुत खतरनाक हैं। ये ठीक है। मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह की मांगें बढ़ती रहीं और मैं इनकार नहीं कर सका। मेरे लिए भी ज़्यादा समय होना अच्छा था, लेकिन मेरे दिल में कहीं मुझे लगातार चिंतित महसूस हो रहा था। मुझे एक भावना थी कि अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो एक दिन कुछ बड़ा होगा। और वह भावना जल्द ही वास्तविकता बन गई। वह दिन एक असामान्य दिन था। रात 8 बजे के आसपास, जब मैं अस्पताल में आखिरी मरीज को ख़त्म कर रहा था और साफ सफाई कर रहा था, मिनी अचानक दिखाई दी। मिनी, तुम यहाँ कैसे आईं? उसका चेहरा पीला था और उसकी अभिव्यक्ति सामान्य से अलग थी। माफ़ करना हेड डॉक्टर साहब, मैं अचानक आई हूँ, लेकिन मैं सच में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हो रहा है? हमें अगले सप्ताह मिलना था। मैं क्या इंतज़ार करूँगी? मैं 3 दिन से एक पल भी नहीं सोई हूँ। मेरा सिर ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पति के सामने गिर जाऊंगी। मिनी लगभग आंसू भरी आवाज़ में बोली। यह सच में एक पूरी तरह से अलग दृश्य था, लेकिन अगर तुम अचानक ऐसे अस्पताल आती हो तो कृपया हेड डॉक्टर साहब, बस मुझे सही मात्रा दें। मैं कुछ और नहीं करूँगी, बस मुझे गहरी नींद में सोने दें। अंत में मेरे पास मिनी के अनुरोध को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बहुत दयनीय लग रही थी। मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे सच में सावधान रहना होगा और मैं आज कुछ और नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक अस्पताल है। हाँ, मुझे पता है। मैं बस सही मात्रा लेना और सोना चाहती हूँ। मिनी जांच बेड पर लेट गई। वह सच में थकी हुई लग रही थी। मिनी, तुम ज़्यादा देर तक अस्पताल में नहीं रह सकती। बस 1 घंटे के लिए गहरी नींद में सो और मैं तुम्हें जगा दूंगा। मुझे वैसे भी काम खत्म करना है। 1 घंटा, ये थोड़ा कम लगता है, लेकिन ये खतरनाक है क्योंकि ये एक अस्पताल है। इसके बजाय मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम सच में अच्छी तरह से सो सको। ठीक है, मैं इसके लिए आभारी हूँ। अंत में मैंने लगभग 1 घंटे तक गहरी नींद में सोने में मदद करने वाली दवा की खुराक तैयार की। तो इंजेक्शन लो, तुम जल्द ही आराम से सो पाओगी। मैं तुम्हें 1 घंटे में जगा दूंगा। इंजेक्शन के कुछ मिनट बाद मिनी गहरी नींद में सो गई। उसका चेहरा सच में आराम से था। मैंने अस्पताल का काम व्यवस्थित करने में अपना समय बिताया। मैंने कुछ लोहे का काम भी किया और कल की सर्जरी के लिए तैयारी की। 1 घंटे बाद मैंने मिनी को जगाया। मिनी, जागो, समय हो गया है। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मिनी, मिनी, मैंने उसके कंधे को थोड़ा हिलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ गलत था। मैंने जल्दी से उसकी नब्ज की जांच की, लेकिन कोई नब्ज नहीं थी। नहीं, नहीं। मैंने उसकी सांस की जांच की, लेकिन वह पूरी तरह से रुक चुकी थी। मिनी मर चुकी थी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा सिर घूम रहा था। क्या मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए या नहीं? लेकिन अगर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। उस समय मैंने एक सच में बुरा विकल्प चुना। 119 पर रिपोर्ट करने के बजाय मैंने श्वेता को फ़ोन किया। डार्लिंग, कुछ गड़बड़ है, जल्दी से अस्पताल आओ। क्यों? क्या हो रहा है? मरीज का मेडिकल दुर्घटना हो गई है, जल्दी आओ। उस पल से सब कुछ एक अपरिवर्तनीय दिशा में बहना शुरू हो गया। मैंने अपनी इच्छाओं की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति का जीवन ले लिया था और अब मैं अपनी पत्नी को इस भयानक चीज में घसीटने की कोशिश कर रहा था। लगभग 30 मिनट बाद श्वेता अस्पताल पहुंची। डार्लिंग, क्या हो रहा है? फोन पर आवाज अजीब थी। और तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? मैं बोल नहीं सका। मैं इसे कैसे समझाऊं? श्वेता,
कुछ सच में गड़बड़ है। मैंने श्वेता को जांच कक्ष में ले गया। मैंने मिनी को लेटे हुए देखा। श्वेता हैरान थी। ये क्या है? ये कौन है? ये ऐसे क्यों है? मैं उसकी अनिद्रा का इलाज कर रहा था और वह अचानक ऐसी हो गई। तुमने अचानक उसे किस तरह का इलाज दिया? क्या यह नींद लाने वाले इंजेक्शन से एक एलर्जी प्रतिक्रिया थी? उसकी सांस अचानक रुक गई। यह एक झूठ था, लेकिन उस पल वह कुछ और नहीं कह सकता था। तो मुझे तुरंत 119 को कॉल करना होगा। तुम क्या कर रहे हो? यही समस्या है। क्या समस्या है? यह मरीज एक पंजीकृत मरीज नहीं है और वह जिस दवा का उपयोग कर रहा था उसमें कुछ गड़बड़ है। श्वेता का चेहरा कठोर हो गया। तुम क्या कह रहे हो? वह एक पंजीकृत मरीज नहीं है। वो एक परिचित थी। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की क्योंकि वो इतनी मुश्किल में थी, लेकिन मैं पागल हूं कि मैंने सोचा कि ऐसा होगा। तो अब मैं क्या करूं? श्वेता घबराकर चिल्लाई। अगर मैं 119 को कॉल करता हूं तो मेरा मेडिकल लाइसेंस रद्द हो जाएगा और मुझे आपराधिक सजा मिलेगी और अस्पताल दिवालिया हो जाएगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं? कोई मर गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। श्वेता ने मेरे चेहरे को घूरकर देखा। नहीं नहीं, तुम अभी क्या सोच रहे हो? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें खुद इसका ख्याल रखना होगा। ख्याल रखना? क्या करना है? मैं उन शब्दों को पूरा नहीं कर सका। वे बहुत भयानक थे। श्वेता कुछ कदम पीछे हट गई। ये पागलपन है, ये समझ में आता है। श्वेता, मेरी बात सुनो। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर हम 119 को कॉल करते हैं तो ये सच में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या तुम जेल जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे? मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि हमने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है वह सब बिखर जाए। श्वेता रोने लगी। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? मुझे माफ करना, मुझे सच में माफ करना। मुझे माफ करना कहने से ही यह खत्म हो जाता है। उस पति का क्या, मेरा क्या? उस रात श्वेता घर छोड़कर चली गई और वह कभी वापस नहीं आई। जब मैं अदालत में खड़ा था तो मैंने तेजस को व्यक्तिगत रूप से देखा। वह पूरी तरह से टूटा हुआ लग रहा था। 1 महीने में उसके बाल भूरे हो गए और उसका वजन बहुत कम हो गया, इसलिए मैं एक अलग व्यक्ति जैसा महसूस करने लगा। माननीय न्यायाधीश, मैंने सच में अपनी पत्नी से प्यार किया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि उसे क्यों मरना पड़ा। जब मैंने तेजस की गवाही सुनी तो मैं सच में मरना चाहता था। क्या प्रतिवादी के लिए कोई अंतिम शब्द है? जब न्यायाधीश ने पूछा तो मैं मुश्किल से अपना मुंह खोल पाया। मैं मिनी से बहुत माफी चाहता हूं और तेजस से। मैंने जो किया वो बिल्कुल अक्षम्य है। कृपया मुझे मेरी पत्नी वापस दे दो। तेजस ने अदालत में रोया, मेरी पत्नी को वापस मांगते हुए। उस आवाज ने मेरे दिल को फाड़ दिया। फैसला उम्मीद के मुताबिक था। मुझे लापरवाही से हत्या और हत्या के लिए 1 साल और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और मेरा मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया। श्वेता को एक लाश को सहायता और उकसाने के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। जब मैं जेल जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैंने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया था। मिनी ने अपनी जान गंवा दी और तेजस ने हमेशा के लिए अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया। श्वेता मेरे कारण एक अपराधी बन गई और उसने मेरे लालच के कारण सब कुछ खो दिया। यह सब मेरी गलत इच्छाओं से शुरू हुआ। अब मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरी पत्नी, मेरी नौकरी, मेरा सामाजिक पद। लेकिन उससे ज़्यादा दर्दनाक है वो सब जो मैंने किया है। अगर मैं तब वापस जा सकता तो मैं कभी भी वो विकल्प नहीं चुनता। नहीं, मैं मिनी को वो सुझाव पहले स्थान पर नहीं देता, लेकिन समय को वापस नहीं किया जा सकता और मैंने जो किया है उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता। सब लोग, यहाँ तक कि एक छोटी सी इच्छा भी जो गलत दिशा में जाती है, इस तरह सब कुछ तबाह कर सकती है। मेरे जैसा मत बनो, सच में मेरे जैसा मत बनो। तेजस शायद अभी अकेला रह रहा है, अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया है और श्वेता शायद कहीं टूटे हुए दिल के साथ रह रही है। ये सब मेरी गलती है। आप सब ने इसे कैसे देखा? क्या आपने देखा कि एक व्यक्ति की गलत इच्छा कितने लोगों के जीवन को कैसे तबाह कर सकती है? जंत बस अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करना चाहता था, लेकिन उस छोटी सी इच्छा ने अंत में एक महिला की जान ले ली, उसके पति के जीवन को तबाह कर दिया और अपनी खुद की पत्नी को एक अपराधी बना दिया। निर्दोष मिनी बस सोना चाहती थी। क्या उसके लिए, जो अनिद्रा से पीड़ित थी और हर दिन मुश्किल से जी रही थी, सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं था?
और तेजस शायद अभी भी कहीं रह रहा है, अपनी पत्नी को याद कर रहा है। श्वेता भी शायद अपने पति के विश्वासघात और उसके द्वारा किए गए अपराध के बोझ के साथ रह रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप जयंत के कार्यों को समझ सकते हैं, या आपको लगता है कि उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता? कृपया अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो इसी तरह की स्थिति में है, तो कृपया उनसे संपर्क करें ताकि उन्हें सही मदद मिल सके। थोड़ी सी दिलचस्पी एक बड़ी त्रासदी को रोक सकती है। अगले वीडियो में हम एक और चौंकाने वाली सच्ची कहानी के साथ वापस आएंगे। कृपया सब्सक्राइब, लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।